हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो 15 से 18 मिनट की बनने वाली है, बस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह करंट अफेयर क्वेश्चन जो है कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और कुछ प्रश्नों में, आज के कुछ प्रश्नों में लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं 13 मार्च के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? टोंकिन खाड़ी का विवाद किस देश के बीच में है? तो यह चीन और वियतनाम के बीच में है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो टोंकिन खाड़ी विवाद जो है, टोंकिन की खाड़ी का विवाद जो है किसके बीच में है? चीन और वियतनाम के बीच में यह विवाद है, जिसके बीच में चीन क्या बताता है कि इसके बीच में चीन जो है 7 बेस लाइन खींच रखा है और बताता है कि इसका जो है टोंकिन की खाड़ी का 60% हिस्सा जो है चीन का है। आपको मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये थोड़ा सा आपका हो जाता है, ये एरिया आपका हो जाता है वियतनाम का। ठीक है, और यहाँ ऊपर कौन सा है? तो यहाँ ऊपर है चीन, और इस पर छोटा सा एक आइलैंड है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता देता हूँ। तो ये छोटा सा आइलैंड होने के कारण ये वाला क्षेत्र क्या बन जाता है? एक खाड़ी बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे टोंकन की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंकन की खाड़ी कहते हैं। और इसके बाद आपका ये वाला देश वियतनाम हो जाता है। इसके यहाँ पे हो जाता है आपका कंबोडिया। कंबोडिया भी जो है दक्षिण चीन सागर से, और ये पूरा सागर कौन सा है? ये पूरा सागर जो है आपका दक्षिण चीन सागर है। यहाँ पे आपका ब्रुनोई हो जाता है, इसके जस्ट नीचे हो जाता है इंडोनेशिया, यहाँ पे आपका मलेशिया हो जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे फिलीपींस हो जाता है। तो टोंकिन की खाड़ी के बीच जो है विवाद किसके बीच में है? तो यहाँ पे वियतनाम है और यहाँ पे जो है चीन ऊपर है। तो चीन कहता है इसका जो है, इसमें चीन जो है इस प्रकार से एक लाइन खींच दिया है, जिसको कहते हैं 7 बेस लाइन। तो इसमें बताता है कि जो ये 7 बेस लाइन है, इससे होकर जो है ये पूरा क्षेत्र मेरा है। तो इस पर जो है वियतनाम जो है क्या करता है, आपत्तिजनक जो है, मतलब आपत्ति करता है कि इस पे जो है अगर आपका यहाँ तक है तो मेरी जो है समुद्री लाइन कहाँ से बनेगी। तो इस प्रकार से जो है इनके बीच विवाद बन गया। ठीक है, तो यहाँ से इतना हिस्सा चीन अपना बताता है, तो यहाँ पे जो आपका वियतनाम पड़ता है, तो वियतनाम की जो है बाउंड्री छोटी पड़ जाती है समुद्र तट में। तो इस प्रकार से जो है वियतनाम के और चीन के बीच में टोंकिन खाड़ी का विवाद है, ये आपको याद रखना है। और किस लाइन से चीन जो है अपनी इस पर जो है मान्यता जो है दर्शाता है? तो 7 लाइन जो है 7 बेस लाइन से जो है चीन इस पर अपना अधिकार जताता है। ठीक है, और इसी जो है दक्षिण चीन सागर में भी चीन जो है अपनी एक 9 बेस लाइन का विवाद के कारण चीन जो है इसमें भी विवाद में बना है। दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में यहीं से एक लाइन खींच के रखा है और इस प्रकार से जो है बोलता है कि यहाँ से पूरा एरिया मेरा है। तो ये किस प्रकार की लाइन है? तो 9 डैश लाइन है, और जो यहाँ पे छोटी सी लाइन है, यह कौन सी लाइन है? तो यह 7 बेस लाइन है। तो दोनों लाइनों को याद रख लेना है। 7 बेस लाइन किस खाड़ी से संबंधित है? तो टोंकिन की खाड़ी से संबंधित है। और 9 डैश लाइन किस सागर से संबंधित है? तो दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं अपना कुछ जो ऑप्शन में कुछ देश दिए गए थे उनके बारे में देख लेते हैं कि उनकी राजधानियाँ और उनकी करेंसी क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को और यहाँ की करेंसी का नाम है रूबल। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव और यहाँ की करेंसी है रिविनविया। इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूसलम और यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज की जाती है? तो न्यू शेकल करेंसी यूज की जाती है। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग और यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज की जाती है? एक तो युआन और दूसरी रिवेनबी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई और यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज की जाती है? तो डोंग करेंसी यूज की जाती है। आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया से है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो याउंडे घोषणा पत्र जो है, यह 11 अफ्रीकन देश जो है इस घोषणा पत्र को स्वीकार कर चुके हैं। और किस लिए स्वीकार कर चुके हैं? क्योंकि ये 11 देश जो है मलेरिया उन्मूलन के लिए एक घोषणा साइन करते हैं, 11 देश आपस में मिलकर, जिसे याउंडे घोषणा पत्र कहते हैं। याउंडे स्थान कहाँ पे है? तो यह जो है अफ्रीका में है। अफ्रीका का एक देश है कैमरून, इसकी राजधानी का नाम है याउंडे। ठीक है, तो याउंडे घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। अब देख लेते हैं मलेरिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मलेरिया का जो है
किस प्रकार के वायरस से होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, और मलेरिया का वाहक कौन सा है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। और मलेरिया से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया के लिए कौन सी दवा बनाई गई है, तो मलेरिया के लिए सिनकोना वृक्ष से जो है प्राप्त की जाने वाली कुनैन दवा से जो है मलेरिया रोग ठीक होता है। और इसके लिए भी हाल ही में मलेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया गया है, तो मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। अब देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन में दिया गया था एड्स जो है किस वायरस से होता है, तो एड्स जो है HIV रेट्रो वायरस से एड्स जो है होता है। इसके बाद अगर बात करें कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिजा टेस्ट जो है किस रोग से संबंधित है, तो यह एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है कैंसर के लिए देख लेते हैं, तो कैंसर के जो है के लिए कौन सा भी हाल ही में थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है, तो CAR-T सेल थेरेपी को जो है कैंसर के उपचार के लिए मंजूरी दे दी गई है। और कैंसर के जो स्टडी होता है यानी स्टडी ऑफ कैंसर, इसे क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अभी जो है महिलाओं में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर देखा जाता है, तो महिलाओं में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है। और इसके लिए जो है कौन सा वायरस होता है, तो ये सर्वाइकल कैंसर का कारक कौन सा होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो है सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, अगर बात करें कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया गया है, तो सर्वावैक्स वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ये भी आपको याद रख लेना है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं बोगोटो घोषणा पत्र। बोगोटो घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो यह रिवर डॉल्फिन से संबंधित है, यानी कि रिवर जो नदियों में डॉल्फिन है उनके संरक्षण के लिए बोगोटो घोषणा पत्र साइन किया गया है। और बोगोटो स्थान कहाँ पे है, तो यह कोलंबिया की राजधानी है। ब्लेचले घोषणा पत्र यह किससे संबंधित है, तो यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से जो मतलब सावधानी बरती जाए उसके लिए भविष्य में कोई नुकसान न हो, तो इसलिए जो है ब्लेचले घोषणा पत्र साइन किया गया था। और यह ब्लेचले घोषणा पत्र कहाँ पे है, तो UK यानी ब्रिटेन में यह ब्लेचले स्थान है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार प्रक्षेपण किया है, तो MRIV के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं DRDO ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है। अभी हाल ही में DRDO के द्वारा जो है अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत DRDO के द्वारा जो है मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और यह कहाँ से सफल परीक्षण इसका किया गया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इस द्वीप को यानी APJ अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप भी कहते थे। कौन सा द्वीप कहते थे, तो व्हीलर द्वीप कहते थे। और यह द्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब इसका नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। बात करें कि अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, तो इसकी क्षमता है 5000 kg यानी किलोमीटर की रेंज में यह जो है आक्रमण कर सकता है। ठीक है, यानी कि चीन और इधर पाकिस्तान दोनों को अपने लपेटे में ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कि इसकी क्षमता कितनी है, तो 5000 किलोमीटर रेंज तक है। और इसमें जो है 1 टन परमाणु हथियार ले जाने में भी यह मिसाइल सक्षम है। इसमें जो है ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है और इसमें 3 चरण में ईंधन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मान लीजिए यह मिसाइल है आपका अग्नि 5 मिसाइल है, इसमें जो है ईंधन का प्रयोग ठोस रूप में किया गया है, लेकिन 3 चरण में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, MRIV तकनीकी का प्रयोग करके पृथ्वी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग करके, तो MRIV तकनीकी का प्रयोग करके सफल परीक्षण किया गया है। MRIV तकनीकी का उपयोग अब तक जो है 4 देश करते थे, एक तो USA, दूसरा रूस, तीसरा UK यानी ब्रिटेन और चौथा चीन। अब भारत भी जो है MRIV तकनीकी से जो है मिसाइलों का सफल परीक्षण करने के लिए पहला सफल परीक्षण किसका किया है, तो अग्नि 5 मिसाइल का किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि MRIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल होता है। यानी कि कोई आपका टारगेट है, उस पर जो है एक ही बार में कई हथियार से बहुत सारे स्थानों को टारगेट करना। मान लीजिए ये आपका हो जाता है पाकिस्तान। ठीक है, ये जो है आपका पाकिस्तान हो जाता है। यहाँ पे जो है अग्नि 5 मिसाइल को अगर छोड़ा जाता है तो एक साथ जो है यह मिसाइल जो है 3 से 4 स्थानों को टारगेट कर सकती है। मान लीजिए ये 3-4 स्थान है, तो यह मिसाइल यहाँ से जब छूटेगी तो इसमें अलग अलग से छोटे छोटे मिसाइल और निकल जाएंगे। तो ये जो है एक साथ एक ही मिसाइल से 3-4 मिसाइल के माध्यम से एक साथ जो है कई स्थानों को टारगेट कर सकता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, MRIV
जो है तकनीकी बोलते हैं। तो इस माध्यम से पहली बार भारत जो है किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और किस मिशन के तहत, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं अभी हाल ही में जो है ये पटना मिसाइल, यानी कि पटना जो है इसमें जो है 5 मिसाइलें इसके अंतर्गत आती हैं। और ये जो पटना मिसाइल है यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। और इसी कारण जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो P से आपका हो जाएगा पृथ्वी मिसाइल, इसके बाद आपका हो जाएगा A से आपका हो जाएगा अग्नि, और T से हो जाएगा आपका त्रिशूल, A से आपका हो जाएगा नाग, और इसके बाद N से हो जाएगा नाग, और A से हो जाएगा आकाश। तो इसमें कुछ क्वालिटी है, इन मिसाइलों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो है पृथ्वी और अग्नि, ये जो 2 मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइल हैं, तो यह सतह से जो है सतह पर आक्रमण करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर। ठीक है, और इसके बाद यह जो है एंटी टैंक, यह जो है आपका नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, तो नाग है। और जो आकाश है, आकाश जो है यह सरफेस से एयर में, यानी कि सरफेस से एयर में अटैक करने वाला है, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। और इसके बाद जो आपका त्रिशूल है, त्रिशूल जो है यह आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। पटना से आपका हो जाएगा P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, और A से आकाश हो जाएगा। तो इन 5 मिसाइलों का विकास किसने किया था, तो भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना चौथा प्रश्न। हाल ही में प्रतिष्ठित AIAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित AIAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, श्रीनिवासन स्वामी जी को। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार, यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन एसोसिएशन। यह जो है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1938 में इसकी स्थापना की जाती है। और IAA का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार किसे दिया गया है, तो श्रीनिवासन स्वामी जी को दिया गया है। और ये पहले भारतीय उद्योगपति बन गए हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार जो है कहाँ पे मिला है, तो पेनांग मलेशिया में यह पुरस्कार दिया गया है। अब की बार अगर बात करें कि जो है IAA का जो है यानी कि 44वें क्रम का IAA वर्ल्ड कांग्रेस का मेज़बान देश कौन सा है, तो मेज़बान देश हो जाएगा आपका, मेज़बान हो जाएगा कोच्चि यानी अपना भारत हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन है, यानी कि अब की बार कह सकते हैं कि 44वां बैठक जो है IAA का कहाँ पे होगा, तो कोच्चि भारत में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हमारा, संसद युवा महोत्सव का जो है, संसद युवा महोत्सव भी हाल ही में आयोजन किया गया, इसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यतिन भास्कर जी को दिया गया है। ठीक है, तो संसद युवा महोत्सव में पहला स्थान किसे मिला है, तो यतिन भास्कर जी को मिला है। और मिस वर्ल्ड जो है 71वें क्रम की कौन बनी है, और इनका संबंध हो जाता है चेक गणराज्य देश से। चेक गणराज्य देश की 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है, ये आप सभी को बताना है। और भारत के जो है 5वां, भारत में जो है कितने अभी 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। तो 71वां मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो क्रिस्टियाना पिस्कोवा बनी है। कौन बनी है, क्रिस्टियाना पिस्कोवा बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी हाल ही में कितने लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें है आपके कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे हैं आपके MS स्वामीनाथन, और चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, और 5वें हैं PV नरसिम्हा राव जी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D। कहाँ के ये बने हैं, तो नायब सिंह सैनी कहाँ के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। अभी जो है कुछ दिनों पर, मतलब अब तक जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने अभी कल जो है अपना इस्तीफा दे दिया राज्यपाल जी को, और इस प्रकार से हरियाणा के नए CM कौन बने हैं, नायब सिंह सैनी बन गए हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के जो अभी हाल ही में
नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुह्मा बने हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बने हैं। राजस्थान के भजन लाल बने हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय जी बने हैं। और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी बने हैं। त्रिपुरा के डॉक्टर मानिक साह बने हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैंने बता दिया, विष्णु देव साय जी हैं। और झारखंड के चंपई सोरेन हैं। अभी हाल ही में जो है कितने लोगों को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें भी 5 लोग कौन हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं। और दूसरे जो उनको दूसरे व्यक्ति हैं बिंदेश्वर पाठक। कौन है? तो बिंदेश्वर पाठक हैं। और तीसरे हैं वैजयंती माला। कौन है? वैजयंती माला। और चौथे हैं वेंकैया नायडू जी हैं। और 5वें हैं चिरंजीवी। ठीक है, तो साउथ के जो मेगा स्टार हैं चिरंजीवी, इन 5 लोगों को अब की बार जो है 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि मरणों उपरांत 2024 में किसी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है तो वहाँ है बिंदेश्वर पाठक जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को मिला है। बिजली विभाग में जो है अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, एकीकृत डिस्कॉम रेटिंग के जो है एक रिपोर्ट जारी करा जाता है। और डिस्कॉम का मतलब होता है कि बिजली वितरण करने वाली जो कंपनी होती है कि किस राज्य की सरकार और वहाँ में जो कंपनी कार्य करती है बिजली विभाग की, उसके माध्यम से कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बिजली का वितरण करता है। तो इस मामले में जो है पहला राज्य मैंने बता दिया कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और यहाँ की बिजली कंपनी कौन सी है? तो अडानी की कंपनी है, ये आपको याद रखना है। इस बार जो है बिजली विभाग ने अपना 12वां क्रम का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, यानी कि 2022 से 23 के लिए इसका डाटा प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में जो है 52 बिजली कंपनियों को जो है इसमें उनके लिए जो है यह डाटा जारी किया गया है और 12वें क्रम का है, 2022-23 का इसमें डाटा स्टोर करके इसको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिजली वितरण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और यहाँ की कंपनी अडानी समूह है। ठीक है, अडानी कंपनी है। अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो बिजली वितरण में गुजरात है और यहाँ की कौन सी कंपनी है? टोरंटो है, जो कि सूरत में स्थापित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर शहर के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिजली जो है त्रिशूर में जो है वितरण की जाती है। और यह जो है जगह कहाँ पे है? तो केरल में है। त्रिशूल कहाँ पे है? केरल में है। त्रिशूर से जो है केरल में एक फेस्टिवल भी होता है, अब इसको देख लेते हैं। तो केरल में कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, जैसे मकर विलक्कू फेस्टिवल, जो कि सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। केरल में ओणम फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ अट्टुकल पोंगल और त्रिशूर पुरम फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो यह केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ केरल में बोसु फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बेयरवेल्स इंडस पेवीआर किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बेयरवेल्स इंडस पेवीआर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडसइंड बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो अभी हाल ही में जो है इंडस पेवीआर जो है लॉन्च किया गया है, किसके बैंक के द्वारा? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बेयरवेल्स, यानी कि आपके पास जेब में कैश हो तो उससे भी मतलब नहीं है, और जो है आपके पास कोई एटीएम कार्ड भी नहीं होगा, ना डेबिट कार्ड होगा, ना क्रेडिट कार्ड होगा। इसका मतलब है आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके लिए आप सभी को ना डेबिट कार्ड देना पड़ेगा, ना क्रेडिट कार्ड, और ना जो है एटीएम कार्ड। कोई इस प्रकार की कोई सुविधा आपके पास अगर नहीं होगी तो भी आप जो है अपने खाने का जो है पेमेंट कर सकते हैं। किस माध्यम से? तो इंडस पेवीआर के माध्यम से जो है इंडस बैंक के द्वारा रिंग लॉन्च किया गया है, वॉच लॉन्च किया गया है और मोबाइल स्टिकर लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार का आपके पास कोई भी अगर इनमें से कोई भी उपकरण आपके साथ होगा तो आप जो है अपने खाने का पेमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इंडस पेवीआर लॉन्च किया गया है और यह भारत में पहली बार हुआ है। तो इसके लिए जो है कौन सा बैंक जिम्मेदार है, यानी कि कौन से बैंक ने जारी किया है? तो इंडस बैंक ने जारी किया है। ठीक है, तो अपना पेमेंट किसके माध्यम से कर सकते हैं? रिंग के माध्यम से, वॉच के माध्यम से, या फिर मोबाइल स्टिकर के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न, हाल ही में महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी की सहायता के लिए
शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूसीजी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो शेरनी जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शेरनी का जो है किसने लॉन्च किया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शेरनी जो है लॉन्च किया गया है। शेरनी का फुल फॉर्म होता है SHE से हो जाएगा सी, मतलब महिलाओं के लिए यह लॉन्च किया गया है। R से हो जाएगा रिसर्च, N से हो जाएगा आपका नेटवर्क इन, I से हो जाएगा इंडिया। तो रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, तो महिलाओं को जो है वैज्ञानिक में जो है उनकी भागीदारिता को बढ़ाना, तो इसके लिए जो है कौन सा लॉन्च किया गया है प्रोग्राम? तो शेरनी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, शेरनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। तो यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मौलाना आज़ाद जी इसके संस्थापक थे। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड कौन होते हैं? तो वर्तमान में जो पीएम होते हैं वही इसके हेड होते हैं। नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में निंगल नालाम योजना किसने प्रारंभ करी है? तो निंगल नालाम योजना शुरू करा है तमिलनाडु सरकार ने। इसके बारे में देख लेते हैं। निंगल नालाम योजना, इसका मतलब होता है कि क्या आप ठीक हो। तो किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने इसे शुरू करा है। और तमिलनाडु के CM कौन है? तो स्टालिन है। तो निंगल नालाम योजना का मतलब क्या होता है? क्या आप ठीक हो, यानी कि जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू करी गई हैं तो उसके बारे में जो है सरकार वहाँ की जनता से पूछता है। निंगल नालाम यानी कि क्या आप ठीक हो, यानी कि जो हमारे द्वारा जो योजनाएं लागू करी गई है राज्य में, उसके माध्यम से आप सभी को सारी जो है सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं। तो इसका यही मतलब है निंगल नालाम योजना। तो निंगल नालाम योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। CM कौन है? स्टालिन साहब हैं। अब देख लेते हैं, रायथू योजना भी कुछ दिनों पहले शुरू किया गया था किसानों के लिए। कहाँ पे शुरू किया गया था? तो तेलंगाना में शुरू किया गया था। महतारी वंदना योजना अभी हाल ही में PM मोदी जी ने इसका ऑनलाइन जो है उद्घाटन किया है। और यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। वह निजी कंपनी कौन सी है जिसने चांद की सतह पर लैंड किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी कंपनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ODCS, नहीं, इंटूएटिव है। कौन सी कंपनी है? तो इंटूएटिव कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इंटूएटिव कंपनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इंटूएटिव कंपनी है। और जो चांद की सतह पर विक्रम लैंड किया था उस विक्रम का क्या नाम था? तो ODCS। क्या नाम था? ODCS। इसमें लैंडर का उपयोग किया गया था। तो कंपनी इंटूएटिव कंपनी है और जो लैंडर कौन था? तो ODCS लैंडर था। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो है कौन सा संविधान करके कौन सी चीज़ें जोड़ी गई थी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोर मकवाना जी को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 338 है। अभी जो है हाल ही में NCSC का अध्यक्ष को किसे बनाया गया है? तो किशोर मकवाना जी को बनवाया गया है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? तो तीन महत्वपूर्ण पुस्तक है, कॉमन मैन मोदी, सफलता नो मंत्र और समर नहीं समरता, ठीक है। समरसता जो है इनकी 3 पुस्तकें हैं। तो याद रख लेंगे किशोर मकवाना जी की ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो अब देख लेते हैं कि NCSC में जो है संशोधन कब किया गया था? तो NCSC में जो है संशोधन कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 89वां संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से जो है NCSC में जो है NCST जोड़ा गया, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जोड़ा गया। और इसके लिए जो है अनुच्छेद
जो है 338A का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यह 338A किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो 338 है, और जबकि NC/ST के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 338A है। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं एक प्रश्न आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर बताएं। ये जो है कल मैंने पढ़ाया था, ये कल का करंट अफेयर है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इन्होंने जो है ओलंपिक में जो है 2004 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2016 के रियो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था, और इनका खेल है भाला फेंक। ठीक है, तो इनका आप सभी को नाम बताना है। इन्हें अभी हाल ही में भारतीय पैरालंपिक के समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर प्रश्न अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थोड़ी सी तबीयत अभी अच्छी नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा सी घबराहट होती है। तो कल के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।